चैप्टर 79। रुद्राक्ष ने अव्यांशी का बात सुनकर अव्यांशी का हाथ खुद से झटक दिया, जिससे अव्यांशी कुछ दूरी पर चली गई। और फिर वह अव्यांशी के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डाल बोलता है, मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, जो कि अपने शरीर को बेच दे, लेकिन तुम तो उनसे भी घटिया लड़की निकली। तुम हर रोज एक नई मर्द के साथ बिस्तर पर सोती हो और उसके साथ पता नहीं क्या क्या करती हो, जिसे सोचकर ही मेरा यहाँ। और फिर वह अपने दिल पर हाथ रख बोला, दर्द होता है। तो अव्यांशी उसके दिल पर हाथ फिराते हुए बोली, सच में दर्द होता है। और फिर वह एक आंख मार का हा 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 करके हंसते हुए बोली, यह दिल भी ना बड़ी बेकार चीज होती है जालिम। अगर किसी के साथ दिल लगा लिया तो उसकी कीमत भारी चुकानी पड़ती है। और फिर वह अपने एक्सप्रेशन को कोल्ड करते हुए बोली, तुम्हारा हो गया हो तो जा सकते हो, नहीं तो अपना वर्जिन टेस्ट मुझे दो, फिर मैं तुम्हारे साथ एक रात सोऊंगी। हाँ, लेकिन इस एक रात में तुम्हें बिल्कुल यह नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया, या फिर ऐसा कि तुमने अपना वर्जिनिटी मेरे साथ खोकर कुछ गलत किया। मैं तुम्हें स्वर्ग जैसा फील करवाऊंगी। तभी एकदम से रुद्राक्ष उसके पास आया और उसके बालों को जोर से पकड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, तुमने रुद्राक्ष खुराना को धोखा दिया है। रुद्राक्ष खुराना कभी अपने धोखे देने वाले इंसान को नहीं छोड़ता, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? तुम्हें इसकी मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, अव्यांशी राठौर। इतना कहकर वह गुस्से में अव्यांशी को धक्का देकर वहां से चला जाता है। वहीं उसके धक्का देने से अव्यांशी सीधा जाकर बेड पर गिरी और थोड़ी देर में वह अपना सिर डोर की तरफ करते हुए बोली, बदला लेना हर जगह सही नहीं होता, लेकिन माफ करना भी हर बार सही नहीं होता। और फिर वह बेड से उठते हुए ड्रावर से एक सिगरेट निकालकर मुंह में डालते हुए सिगरेट का कश लेते हुए बोली, बदला तो मैं जरूर लूंगी, क्योंकि घाव ठीक हो जाने से हाथ से भुलाए नहीं जाते, रुद्राक्ष खुराना। इतना कहकर वो बालकनी में जाकर सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रही थी। अगली सुबह खुराना हाउस। आदित्य खुराना, कल्याण शास्त्री फार्मा के हेड और आयुर्वेदिक गुरु, और उसकी टीम को फर्स्ट फ्लोर पर अपने पापा हर्ष खुराना के लिविंग रूम में ले गए। लिविंग रूम में पूरा खुराना परिवार बड़े ही टेंशन में आदित्य और धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार कर रहे थे। डीआर प्रिया धीरेन्द्र शास्त्री की शिष्य खुराना हाउस की बनावट और सजावट देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री परिवार के बाकी लोगों से बात कर रहे थे, तब प्रिया ने बेडरूम के खुले दरवाजे से देखा कि बेड पर एक लंबे कद का आदमी लेटा हुआ था। बीमारी की वजह से चेहरा भले ही उतरा था, लेकिन चेहरे की चमक बता रही थी कि यह आदमी बहुत ही रईस खानदान से बिलोंग करता था। हर्ष खुराना भले ही इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, मगर उनके चेहरे से इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था, इस आदमी ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। एक आर्टिस्टिक चेहरा जिसे कोई एक बार देख ले तो जिंदगी भर ना भूल सके। करण गुलेरिया की उम्र लगभग 50 साल थी, लेकिन चेहरे की चमक देखकर कोई कहता कि बेड पर लेटा हुआ आदमी 30 या 35 साल का था। अगर गौर से हर्ष खुराना का चेहरा देखा जाए तो उनके होंठ और नाक काफी हद तक रुद्राक्ष, आदित्य और आद्रा से मिलते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने हर्ष खुराना का चेकअप करने के बाद खुराना परिवार से कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस आदमी ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। शायद ये अब खुद ही जीना नहीं चाहते और मैं बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। टूटी हुई उम्मीद का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। आप लोग हो सके तो करीबी रिश्तेदारों को बुला लीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात बताई, बाहर कमरे में अचानक कुछ लोग जोर से रोने लगे, तो कुछ एक दूसरे को संभालते हुए कहने लगे, कुछ नहीं होगा करण अंकल को, सब ठीक हो जाएगा। आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री को एक कोने में ले जाकर गिड़गिड़ाती आवाज में पूछा, डॉक्टर शास्त्री प्लीज कुछ कीजिए, कोई तो इलाज होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री बोले,
यह आप बात कैसे कर रही हैं? डॉक्टर आदित्य, आप भी दुनिया के टॉप डॉक्टर हैं और आप ही काफी सालों से इनका ट्रीटमेंट कर रही हैं, फिर भी आप मुझसे ऐसी बात बोल रही हैं। तो आदित्य बोला, मैं इतने साल से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इन पर कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं कर रहा, इसलिए तो मैंने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का यूज करना चाहा और आपको बुलाया। और फिर बोला, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, कोई तो होगा जो मेरे पापा को बचा सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ देर सोचने के बाद आदित्य खुराना से कहा, है कोई जो आपके पापा की जान बचा सकता है? आदित्य खुराना धीरेन्द्र शास्त्री की बात सुनकर हैरान हो गया। आदित्य खुराना ने बड़ी उम्मीद से धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, बताइए शास्त्री जी, कौन है वह, कौन है जो मेरे पापा की जान बचा सकता है? आदित्य खुराना ने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, आप बस बताइए कि वह कौन है। वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उन्हें खुद जाकर यहाँ ले आऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्कुराकर आदित्य खुराना से कहा, उनका नाम है डॉक्टर नारायण सिन्हा है। आदित्य खुराना ने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपना फोन निकाला। खुराना परिवार भी बड़ी उम्मीद से आदित्य की ओर देखने लगा था। चैप्टर 80। धीरेन्द्र शास्त्री ने आदित्य खुराना को रोकते हुए कहा, देखो आदित्य, डॉक्टर नारायण सिन्हा अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली अब उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। सालों से वह खुद ठीक से चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर नारायण सिन्हा की हालत ऐसी है, यह सुनकर खुराना परिवार फिर से निराश हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने आदित्य के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, मगर आदित्य, मैंने यह सुना है कि डॉक्टर नारायण सिन्हा ने अभी कुछ साल पहले अपने एक स्टूडेंट को अपनी सारी विद्या सिखाई थी। बस वो उनकी जिंदगी का और उनके कार्यकाल का आखिरी स्टूडेंट था, मगर यह कोई नहीं जानता कि उनका वह शिष्य कौन है, कहाँ से आया था और अब इस वक्त कहाँ है। हमें तो यह भी नहीं पता कि वह कोई आदमी था या औरत। आदित्य ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अपने पापा हर्ष खुराना को मायूसी के साथ देखा। हर्ष खुराना के मोशनलेस शरीर को देखकर आदित्य की आंखें नम हो गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने आदित्य को आश्वासन देते हुए कहा, देखिए आप लोग निराश ना हो, भगवान सबका भला करता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मिस्टर हर्ष खुराना ठीक हो जाए, तो आप लोगों को उनमें जीने की इच्छा शक्ति जगानी होगी। जब तक वह स्वयं जीने की इच्छा अपने अंदर नहीं जगाते, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रीटमेंट से उन्हें होश में लाकर बस जिंदा रख सकता हूँ, वो भी कुछ वक्त के लिए बस। और अगर आप लोग उनके अंदर यह इच्छा नहीं जगा सकते तो फिर उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जमीन आसमान एक करके डॉक्टर नारायण सिन्हा के शिष्य को ढूंढ लीजिए। अब मिस्टर नारायण सिन्हा को सिर्फ वही बचा सकता है। आदित्य ने हर्ष खुराना की ओर देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री से कहा, आप पापा को बस होश में ला दीजिए, मैं डॉक्टर नारायण सिन्हा के शिष्य को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। आप बस किसी तरह पापा को होश में लाइए। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्कुराते हुए खुराना परिवार को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। अब कमरे में आदित्य, डीआर प्रिया और धीरेन्द्र शास्त्री हर्ष खुराना के पास मौजूद थे। कल्याण शास्त्री हर्ष खुराना के बेड के पास अपना आसन जमाकर बैठ गए। अपने शास्त्रों की और अपनी विद्या की पूजा करने के बाद उन्होंने कुछ लंबी बड़ी सुइयां हर्ष खुराना के शरीर में अलग अलग जगह पर चुभाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई सारी सुइयां हर्ष खुराना के शरीर में चुभा दी गई। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। उन जड़ी बूटियों को एक टेबलेट के साथ मिलाकर उनका पाउडर बना लिया। वो पाउडर धीरेन्द्र शास्त्री ने हर्ष खुराना के मुंह में दबा दिया। कुछ देर धीरेन्द्र शास्त्री ने हर्ष खुराना के शरीर में अलग अलग पॉइंट्स को मसाज किया। थोड़ी देर बाद हर्ष खुराना के माथे से पसीना टपकने लगा।
जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हर्ष खुराना के चेहरे से टपकता हुआ पसीना देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नैपकिन से अपना हाथ पोंछते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने आदित्य से कहा, मिस्टर हर्ष खुराना इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आई थिंक कल तक उन्हें होश आ जाना चाहिए। यह बात सुनते ही आदित्य खुराना, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता, उसने धीरेन्द्र शास्त्री के दोनों हाथ पकड़ लिए और उनसे कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर शास्त्री। आई एम सो थैंकफुल टू यू। धीरेन्द्र शास्त्री ने आदित्य को आगे बोलते हुए रोक दिया और अपनी उंगली के इशारे से आदित्य को वार्निंग देते हुए कहा, देखें मिस्टर आदित्य, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह इलाज सिर्फ टेम्परेरी है। उन्हें मैं सिर्फ जिंदा रख सकता हूँ, एक शरीर जो सिर्फ सांसें ले रहा है। अगर आप उन्हें फिर से पहले की तरह देखना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर नारायण सिन्हा के शिष्य को ढूंढना होगा। तब तक मैं डॉक्टर प्रिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह पर्सनली रोज यहाँ पर आएं और मिस्टर हर्ष खुराना को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है। आदित्य खुराना धीरेन्द्र शास्त्री की बातों की सीरियसनेस समझ रहा था। उसने धीरेन्द्र शास्त्री से हाथ मिलाकर कहा, ठीक है, मैं जल्द ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारा ड्राइवर घर छोड़ देगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। धीरेन्द्र शास्त्री और डॉक्टर प्रिया खुराना हाउस से आदित्य खुराना के साथ हाथ मिलाकर वहां से निकल गए। तभी कमरे में 25 साल की लंबी और सांवली सी लड़की अंदर आई। उस लड़की ने आदित्य से कहा, यह धीरेन्द्र शास्त्री खुद ही पापा का इलाज कर सकते हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। तुमने देखा ना, उनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट से पापा के शरीर पर इतना असर पड़ने लगा। आदित्य ने उस लड़की को बिना देखे कहा, देखो नेहा, तुम अभी छोटी हो, कुछ चीजें तुम नहीं समझ पाओगी। तुम बस यह प्रे करो कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्हें ठीक करके धीरेन्द्र शास्त्री अगर मार्केट में अपने नाम की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, देन लेट हिम डू दैट। आई डोंट माइंड, आई वॉन्ट माई डैड बैक। यह कहकर आदित्य खुराना कमरे से बाहर चला गया। नेहा हर्ष खुराना की डॉटर थी। नेहा खुराना पूरे परिवार में किसी से नहीं डरती सिवाय हर्ष खुराना से। आदित्य वैसे तो बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था, मगर नेहा को हमेशा से लगता था कि हर्ष खुराना और नेहा के बीच एक इनविजिबल दीवार थी। कार में बैठी डॉक्टर प्रिया गुलेरिया हाउस का आलीशान स्ट्रक्चर देख रही थी। गाड़ी जब हाईवे पर पहुंच गई तब भी खुराना हाउस की इमारत और शानदार लाइटिंग कई किलोमीटर दूर से डॉक्टर प्रिया को दिखाई दे रही थी। डॉ प्रिया भले ही नेहा खुराना की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन कभी भी नेहा डॉक्टर प्रिया को अपने घर के अंदर नहीं घुमाती थी। डॉक्टर प्रिया ने अपनी बगल में बैठे कल्याण शास्त्री से पूछा, सर मुझे लगता है हर्ष खुराना बहुत क्रिटिकल है। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और जब वह खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते तो हम कैसे उनकी जान बचाएंगे? डॉक्टर प्रिया की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हर्ष खुराना को ना तो एक्सटर्नल और ना ही इंटरनल इंजरी थी। उनके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रिया की बात को बीच में रोकते हुए अपने हाथों की मुट्ठी खोली। मुट्ठी के अंदर आधी टेबलेट थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने डॉक्टर शालिनी से कहा, खुराना परिवार के घर रोज जाना। हर्ष खुराना को इसी तरह रोज अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर देना और फिर ये आधी गोली उनके मुंह में रख देना। यह हर्ष खुराना को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। चैप्टर 81। डॉक्टर प्रिया कल्याण शास्त्री के हाथ में आधी टेबलेट देखकर हैरान हो गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रख दिए और धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, सर कहीं ये मंदार टेबलेट तो नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री ने इशारे से प्रिया को हाँ कहा। प्रिया थोड़ी नाराज होकर धीरेन्द्र शास्त्री से कहने लगी, सर इसकी कीमत करोड़ों में थी और इसका बहुत कम पीस अवेलेबल है मार्केट में। इसे बनाने वाली जिया और सविता नाम की दी बेस्ट फ्रेंड थी।
धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए डॉ प्रिया से चुप रहने का इशारा किया और कहा, हाँ यह मंदार टेबलेट है, मगर मैं इस एक टेबलेट से करोड़ों नहीं कमाना चाहता। मेरा मकसद कहीं और पहुंचना है। डॉ प्रिया समझ गई थी धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहना चाहते थे। जब मार्केट में इस बात का पता चलेगा कि मिस्टर हर्ष खुराना को सिर्फ नारायण सिन्हा बचा सकते थे, मगर वह काम धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिखाया था, तो उनका नाम डॉक्टर नारायण सिन्हा की जगह लिया जाएगा, जो शास्त्री फार्मेसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। डॉक्टर प्रिया अपनी सीट पर सीधी होकर बैठ गई। प्रिया ने एक सच्चे शागिर्द की तरह धीरेन्द्र शास्त्री से कहा, आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। शाम ढलने वाली थी और आकाश में आधा चांद साफ नजर आ रहा था। मुंबई का हाईवे ट्रैफिक से जाम था और दूर दूर तक हजारों कार्स की टोल लाइट जलती हुई नजर आ रही थी। ट्रैफिक में फंसे धीरेन्द्र शास्त्री और प्रिया के मन में एक ही बात चल रही थी, कब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इधर आज रुद्राक्ष एक बार में बैठा हुआ था। वहां उसने आदित्य को बुलाया था, पर अचानक एक आदमी उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओ माय गॉड, यह मैंने क्या देख लिया। रुद्राक्ष खुराना अकेले बार में शराब पी रहा है, वह भी एक बदनाम बार में। एक जानी पहचानी आवाज सुनते ही रुद्राक्ष ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो जैक्स मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह रुद्राक्ष को चिढ़ाने के अंदाज में देख रहा था। गुस्से से भरकर रुद्राक्ष ने वहां रखी एक बोतल उठाई और जैक्स की ओर फेंक दी। जैक्स ने उसे हवा में ही कैच कर लिया और बोतल खोलते हुए घूंट लेते हुए बोला, वैसे तुम्हारी पसंद वाइन के मामले में काफी अच्छी है। रुद्राक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, या फिर मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो? जैक्स ने एक और घुट लिया, रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें इस हालत में देखकर मजा आ रहा है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वह खुशनसीब इंसान कौन है जिसने रुद्राक्ष खुराना को इस कदर मजबूर कर दिया कि वह एक बदनाम बारे में बैठकर शराब पी रहा है। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? यह सुनते ही रुद्राक्ष बेकाबू हो गया। उसने एक और वाइन की बोतल उठाई और जैक्स की ओर फेंकी। जैक्स ने इसे भी पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, लगता है मैं बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। तुम्हें सिर्फ दूसरों को नाराज करना आता है। तुम हमेशा किसी भी की भी बात सुनकर खुद को तकलीफ देते हो। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ यही सब होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सच्चाई खुद जानता ना कि तुम्हारी तरफ एक तरफ बातों पर यकीन करता। तुम्हारे जैसे हार्टलेस आदमी के साथ यही सब होना चाहिए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने काश तुम्हें छोड़ ना होता बल्कि तुम्हारे सामने किसी और से शादी की होती तो कितना मजा आता। रुद्राक्ष का गुस्सा और भड़क गया। वह अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए जैक्स की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वह लड़ाई के लिए तैयार है, मगर जैसे ही उसने जैक्स को छूने की कोशिश की, जैक्स फुर्ती से दूसरी तरफ हट गया। गुस्से में रुद्राक्ष ने अपना खंजर निकाला और वार कर दिया। जैक्स ने तुरंत हटकर खुद को बचा लिया। खंजर दीवार में जा धंसा। जवाब में जैक्स ने भी अपना खंजर निकाल लिया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? रुद्राक्ष और जैक्स पलटे तो देखा, आदित्य अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा था। उसकी आंखों में कोल्डनेस झलक रहा था। उसने सीरियस आवाज में कहा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? और रुद्राक्ष, तुमने मुझे क्यों बुलाया? रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपनी जगह पर बैठ गया। दूसरी तरफ जैक्स सोफे पर बैठते हुए मजाक उड़ाने के लहजे में बोला, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली गई है। कितना बदनसीब है यह आदमी। रुद्राक्ष ने फिर से एक बोतल उठाई, लेकिन इस बार आदित्य ने उसे रोक दिया।
उसकी कोल्ड आवाज गूंजी, क्या कर रहे हो रुद्राक्ष? रुद्राक्ष थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, मगर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वहीं जैक्स दिलचस्पी से उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। रुद्राक्ष ने गुस्से में उसे घूरते हुए दांत पीसकर कहा, गेट आउट। जैक्स ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और बोला, मैं क्यों जाऊं? क्या यह बार तुम्हारा है? और अगर है भी, तो तुम मुझे यहां से निकाल नहीं सकते, क्योंकि यह बार सबके लिए है। रुद्राक्ष का गुस्सा और बढ़ रहा था, लेकिन उसने जैक्स को नजरअंदाज करते हुए आदित्य से दांत पीसते हुए कहा, अव्यांशी। यह सुनते ही आदित्य, जो लाइटर से खेल रहा था, अचानक रुक गया। उसने हैरानी से रुद्राक्ष को देखा और कहा, क्या? तो रुद्राक्ष अपने लाल आंखों से आदित्य की ओर घूरते हुए बोला, मुझे बदला चाहिए। आदित्य ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, किस चीज का बदला, और तुम किसी भी बात पर इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन रुद्राक्ष ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नफरत है ऐसी लड़कियों से जो अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ करती है। और पहली बार कोई ऐसी लड़की मुझे पसंद आई जिससे अपने साथ हमेशा रखना चाहता था, लेकिन और फिर वह जुनूनी नजरों से जमीन की तरफ देखने लगा। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया था। आदित्य उसे ध्यान से देख रहा था और फिर उसने सर्द मगर सीरियस आवाज में कहा, तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें मुझे पूरी बात बताना है या नहीं। यह फैसला तुम्हें अभी करना होगा। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर उसे अपनाना चाहते हो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब 1 मिनट के अंदर चाहिए। जैक्स को यह सब सुनने में मजा आ रहा था, क्योंकि यहाँ बात अव्यांशी की हो रही थी। वह तुरंत आदित्य की ओर देखते हुए बोला, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? यह तो हमेशा से ऐसी लड़कियों नफरत करता है, तो बदला लेने में इसकी मदद करो। मुझे पता है रुद्राक्ष खुराना सिर्फ अपने गुस्से से मतलब रखता है, अपनों की तो इसे कभी परवाह नहीं रही। बेचारी अव्यांशी, अगर वह मेरी गर्लफ्रेंड होती तो। जैक्स ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि रुद्राक्ष ने पूरा का पूरा टेबल उठाकर जैक्स की तरफ फेंक दिया। गुस्से में दांत पीसते हुए वह गरजा, मेरी बेबी डॉल का नाम अपनी जुबान से मत लेना। वह सिर्फ मेरी है, रुद्राक्ष खुराना की। अगर उसे पाने का सपना भी देखा तो तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। चैप्टर 82। जैक्स सही वक्त पर हट गया, वरना टेबल सीधा उस पर गिर जाता। वहां मौजूद हर कोई टूटते टेबल की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगा, मगर जैक्स बजाय गुस्से में आने के जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम जैसे कमजोर इंसान बस गुस्सा करना जानते हैं। वैसे अब तो तुम उसे छोड़ रहे हो, तो क्यों न मैं अव्यांशी पर ट्राई करूं? वह खूबसूरत और इंटेलिजेंट है, और उसका कंडीशन को मानने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्राक्ष का खून खौल रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी गन लोड की और जैक्स की ओर 3-4 गोलियां चला दी। लेकिन जैक्स अपनी जगह से हिला तक नहीं, और न ही एक भी गोली उसे लगी। रुद्राक्ष की नसें गुस्से से उभर आई थी। रुद्राक्ष को गुस्सा दिलाने में जैक्स को मजा आ रहा था। आदित्य ने रुद्राक्ष को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, वह तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है। अब साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, बदला या अव्यांशी? रुद्राक्ष पजेसिव होकर बोला, मुझे मेरी बेबी डॉल चाहिए, और साथ साथ बदला भी कि उसने क्यों ऐसा झूठ बोला मुझसे और अपने बारे में इतनी घिनौनी बात। मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। आदित्य के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे जैक्स और रुद्राक्ष दोनों ने महसूस किया। राठौर मेंशन। आद्रा का कमरा।
आद्रा एक फाइल को अपने हाथ में लिए पढ़ रही थी और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी और उसके कान में एक ब्लूटूथ लगा हुआ था जिससे वह किसी से बात कर रही थी। तभी उधर से एक आवाज आया, मैम आपने सही कहा, 18 ड्रग्स मुंबई शहर में बहुत ज्यादा फैल रहा है। अभी अभी एक फाइटिंग क्लब में एक इंसान जो कि पहले बहुत ज्यादा वीक था, वह एकदम से स्ट्रांग बन गया और उसने फाइटिंग क्लब में 5 लोगों को अधमरा कर दिया। आद्रा बोली, और पता करो इसके बारे में, और फिर कॉल काट दी। कॉल काटने के बाद वह चेयर से उठी और बोली, जितना मुझे पता है 18 ड्रग्स इतना जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो यह मार्केट में कौन सा नया ड्रग्स फैल रहा है, कहीं यह कोई डुप्लीकेट ड्रग्स नहीं है न? तभी उसके कानों में किसी बच्चे की आवाज गई तो उसने नीचे देखा तो प्रियांश उसके पैरों से लिपटा हुआ उससे बोल रहा था, मम्मा डैडी कब आएंगे, मैं डैडी से कब मिलूंगा। तो आद्रा जल्दी से प्रियांश को अपने गोद में उठाते हुए बोली, क्यों मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती कि तुम्हें डैडी की जरूरत है। तो प्रियांश उसके सीने से चिपक कर सिसकते हुए बोला, सारे लोग के पास डैडी है सिर्फ प्रियांश को छोड़कर। तो आगरा उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे पास डैडी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद डैडी ढूंढोगे अपनी पसंद का अपनी मम्मा के लिए। वही यह सुनकर प्रियांश के आंखों में चमक आ गया और वह अपने सर को आद्रा के ग्रिप से निकालते हुए बोला, क्या आप सच बोल रही हो मम्मा, मैं डैडी ढूंढूंगा डैडी। वाव, अब प्रियांश अपने लिए डैडी ढूंढेगा। आद्रा बोली, हाँ बाबा, और कल हमें प्ले स्कूल भी जाना है एडमिशन के लिए, इसलिए वहां पर ज्यादा शरारत मत करना। फ्रेंड्स कमेंट और लाइक जरूर कर देना कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है नहीं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।